कोई जो इंडिया में ही रह गया उसके मुकाबले आप जो 7 साल यूएस जाकर वापस आए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी कमाई हुई वेल्थ में आपको कितना बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? 5 से 10 गुना तो पक्का। इसमें एक छोटा सा कैच है। जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 2 मंथ्स के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप यूएस में नहीं रह सकते। आज की तारीख में यूएस में मास्टर्स डिग्री पाने के लिए एवरेज ट्यूशन फीस लगभग 1 करोड़ है। जो मिलने वाली सैलरी है उससे आप इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। लोन चुकाना तो भूल जाइए। सच में इतनी बुरी हालत है? हाँ बिल्कुल। डैम। तो उनकी ट्रीटीज हैं कंट्रीज के साथ, यूके, कनाडा, श्रीलंका, ऑल्सो विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन इंडिया के साथ नहीं है। श्रीलंका पाकिस्तान वाले कर सकते हैं, हाँ, और इंडिया नहीं, बड़ी पॉपुलेशन की वजह से। अब कानून तो मैंने नहीं बनाया ना। ग्रीन कार्ड के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ सकता है, और ये इंतजार 100 साल तक भी बढ़ सकता है। इस हिसाब से तो मैं यूएस में बच्चे प्लान ही नहीं कर सकता। क्या कोई हैक है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते? हाँ बिल्कुल है। प्लीज बताइए। ओके। क्या कोई सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? मैं यूएस गया और एमबीए के बाद बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी में काम किया, और 7 साल बाद मैं इंडिया वापस आ गया। कोई जो इंडिया में ही रह गया उसके मुकाबले आप जो 7 साल यूएस जाकर वापस आए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी कमाई हुई वेल्थ में आपको कितना बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? वो तो काफी ज्यादा है। 5 से 10 गुना तो पक्का। 5 से 10 गुना? हाँ बिल्कुल। तो वो कौन से देश हैं जिनमें लोग सेटल होने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? तो नंबर 1 कंट्री हमेशा से यूएस रहा है, अभी भी यूएस ही है। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ सकता है। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है, और इंतजार 100 साल तक भी बढ़ सकता है। पर वो H1B है, ग्रीन कार्ड के लिए वर्क परमिट। लेकिन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और EB5 बेस्ड ग्रीन कार्ड 1.5 से 2 साल में ले सकते हैं। प्लीज आप इस EB5 वीजा को थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, क्योंकि ये हम सबको पता है कि यूएस में ग्रीन कार्ड मिलना काफी मुश्किल है। EB5 एक प्रोग्राम है, ये कोई वीजा नहीं है जी। ये ग्रीन कार्ड पाने का सीधा तरीका है। आइडिया ये है कि हर इन्वेस्टर 10 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट करे। यही इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का मेन पॉइंट है। और फिर कानून ये है कि आपको किसी रूरल एरिया में इन्वेस्ट करना होगा, या कोई ऐसा एरिया जिसे टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया या TEA कहते हैं, जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से 150% ज्यादा हो। तभी $800,000 का इन्वेस्टमेंट वैलिड होगा, बट 10 अमेरिकन जॉब्स बनानी होंगी। एक बार आप वो कर देते हैं, सिर्फ तब जाके यूएस गवर्नमेंट ये मानती है, क्योंकि आप 10 फैमिलीज का पेट भर रहे हैं। आपकी वजह से 10 फैमिलीज को छत मिली, आपको विद फैमिली ग्रीन कार्ड मिलेगा। इंटरेस्टिंग। तो यूएस में 10 जॉब्स क्रिएट करने के लिए 7-8 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, राइट? हाँ। हमारी ज्यादातर ऑडियंस के लिए ये शायद अनअचीवेबल हो, है ना? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास तो 1 करोड़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि इंडियंस की एवरेज इनकम लगभग $2,000 या $2,500 ही तो होती है। तो क्या आपके हिसाब से यूएस जाने का कोई ज्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट तरीका अवेलेबल है? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के हिसाब से यूएस जाने का सही तरीका क्या है अगर इतने पैसे नहीं हैं। ओके। ज्यादातर लोग स्टूडेंट वीजा से जाने का सोचते हैं, फिर पढ़ाई और फिर OPT लेने का जी, फिर H1B, फिर इवेंचुअली ग्रीन कार्ड। सुनने में कितना अच्छा और सिंपल लगता है, लेकिन बात यह है कि लोगों को काफी लॉज ठीक से पता नहीं होते। तो पहली बात, जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो आपके ग्रेजुएट होने से पहले, ग्रेजुएशन के 2 महीने के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिली, आप यूएस में नहीं रह सकते। आपको सिर्फ 2-3 महीने मिलेंगे। जॉब ढूंढकर OPT पर आना होगा, नहीं तो घर वापस जाना पड़ेगा। ओके। ये सबसे पहली मुश्किल है जो लोग जाते टाइम नहीं समझते। मान लीजिए आपको OPT और जॉब मिल जाए। अगली चीज है H1B। 65,000 ग्लोबल कोटा है। पूरी दुनिया से वो हर साल 65,000 वीजाज ही देते हैं। H1B? जी। बस वही? बस। पूरे यूएस में? जी हाँ। और कितने लोग कंपीट करते हैं? 7 से 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सिर्फ 10% चांस? H1B मिलने का 10% चांस भी नहीं है, ये एक लॉटरी है। तो इसका मतलब 10% से भी कम चांस है कि मेरा OPT H1B में कन्वर्ट हो जाएगा? जी। और H1B आखिर क्या है? क्या आप इसे बार बार रिन्यू कर सकते हैं जब तक आप काम कर रहे हैं? नहीं, H1B एक वर्क परमिट है जो पहली बार 3 साल के लिए मिलता है। इसका सिर्फ एक रिन्यूअल अलाउड है 3 सालों के लिए, फिर 1 साल के लिए देश छोड़ना होगा, और फिर से लॉटरी में नाम डालकर आप उम्मीद कर सकते हैं। इस हिसाब से तो मैं यूएस में बच्चे प्लान ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ लीगल वर्क अराउंड्स हैं। तो H1B मिलने के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार ग्रीन कार्ड फाइल करने और उसकी सर्टेन स्टेज पार करने के बाद यूएस गवर्नमेंट आपका H1B रिन्यू करती रहती है।
हर साल ग्रीन कार्ड मिलने तक। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंतजार 35 से 50 साल का है, मानो हमेशा के लिए हो। थियोरेटिकली बोलूं तो मैं हमेशा रह सकता हूं। हाँ। बस मैं फर्स्ट क्लास नहीं बल्कि सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही रहूंगा। जी हाँ। इंटरेस्टिंग। अब ये तो एक कन्वेंशनल रास्ता है। हाँ। क्या कोई हैक है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते? हाँ, है ना। प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, बताता हूं। तो यूएस की गवर्नमेंट कुछ ऐसी नॉन कैप बेस्ड H1Bs भी ऑफर करती है। नॉन कैप बेस्ड H1Bs। अब 65,000 एक कैप है। जी। कोटा नहीं, वो इसे कैप ही कहते हैं। ओके। 65,000 के अलावा और भी 20,000 H1B वीजाज अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने यूएस से मास्टर्स किया है। ये तो थे कैप बेस्ड वीजाज। तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉटरी में अपना नाम डाले बिना पूरे साल में किसी भी टाइम अपने एम्प्लॉइज के लिए H1B स्पॉन्सर करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एनजीओज। सभी क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। एक नॉन कैप बेस्ड H1B वीजा मिलना आसान नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि आप उनका यूज सिर्फ नौकरी पाने के लिए और देश में रहने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ देश में रहने के लिए? करेक्ट। तो ये यूजुअली किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एनजीओज। क्या आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ के नाम बता सकते हैं? नहीं? मेरा मतलब हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, येल, यही सब। तो अगर आपको ऐसे कॉलेजेस में जॉब मिले, बिल्कुल, तो फिर आपके लिए H1B वीजा मिलना आसान हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि तब कोई लॉटरी नहीं होती। हाँ। कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं, जैसे गूगल, फेसबुक? बिल्कुल नहीं। ओके। अगर 100 एम्प्लॉइज चाहिए, वो 1000 H1Bs फाइल करते हैं। ओके। तो वो इतनी सारी जॉब्स देते हैं, लेकिन उन्हें पता है सिर्फ 5-10% को ही H1Bs मिलेंगी। लेकिन वो है क्या? तो एक वीजा है, वो है E2 वीजा। ये E2 प्रोग्राम क्या है? ये एक बिजनेस वीजा है जिससे आप यूएस में अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, और कंपनी चलाने पर परिवार को E2 वीजा मिलेगा। यहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट या जॉब क्रिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन EB-5 में तो दोनों हैं। जी। इसमें एक छोटा सा कैच है। ओके। इंडियंस तो E2 अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? तो यूएस की इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ ट्रीटी होती है, जिनके थ्रू उन देशों के नागरिक E2 वीजा के लिए एलिजिबल बनते हैं। तो उनकी यूके और कनाडा जैसे देशों के साथ ट्रीटीज मौजूद हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, लेकिन इंडिया नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। $50,000 में तो आधा इंडिया यूएस पहुंच जाएगा। तो चाइना भी नहीं? नहीं, चाइना पार्टनर नहीं है। तो सिर्फ $50,000 में अगर बिजनेस शुरू करते हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाँ, ये एक डिजिटल बिजनेस हो सकता है जिसमें आप अकेले हों, जी वीसा मिल जाएगा। बिल्कुल। और श्रीलंका और पाकिस्तान के लोग ये कर सकते हैं, हाँ। इंडिया नहीं? नहीं, बड़ी पॉपुलेशन की वजह से? कानून मैंने तो नहीं बनाया ना। तो फिर? तो मैं एक वर्क अराउंड बताता हूं। अच्छा, एक और वर्क अराउंड है? हाँ, और ये जो वर्क अराउंड है, ये तो कुछ साल पहले काफी अमेजिंग था, जहां इंडियंस कैरिबियन पासपोर्ट के लिए फाइल करते थे और 2-3 महीने में कैरिबियन पासपोर्ट मिल जाता था। मतलब कहां के सिटीजन? ग्रेनेडा ही ऐसी इकलौती कैरिबियन कंट्री है जिसकी यूएस के साथ E2 ट्रीटी है। ग्रेनेडा? हाँ, बारबेडोस के पास है, वेस्ट इंडीज में है। 2 महीने में वहां की सिटीजनशिप? पहले 2 महीने हुआ करती थी, अब 6 महीने है। 6 हफ्तों में E2 वीजा मिल जाता था। तो मैंने अब तक बहुत सारे लोगों को यूएस पहुंचने में मदद की होगी, बहुत ही सस्ते तरीके से। ओह रियली? लेकिन फिर यूएस को पता चल गया एंड और उन्होंने लॉज बदल दिए। तो अब ग्रेनेडा पासपोर्ट मिलने पर भी उस देश में 3 साल या उससे ज्यादा रेसिडेंसी रखनी होगी। उसके बाद ही आप। अगर मैं इंडियन हूं और मेरे पास यूएस में इन्वेस्ट के लिए $1 मिलियन नहीं है, मैं फिर भी अगर यूएस जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले ग्रेनेडा का सिटीजन बनना ही होगा, जिसमें 6 मंथ्स लगेंगे, और $300,000 भी, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए होते हैं। हाँ, जो फिर भी 7 करोड़ से बहुत कम है। तो मैं वहां 3 साल रहता हूं, बीचेस एंजॉय करता हूं। आप इंडिया में ही रहे, बस आपको वहां आते जाते रहना है। अच्छा, बस आते जाते रहना है। और फिर मैं यूएस में शायद अपना एक नया बिजनेस आराम से शुरू कर सकता हूं, B2 के हेल्प से। E2 वीजा? हाँ। इंटरेस्टिंग। तो इसके अलावा कोई और वर्क अराउंड या बस यही है? नहीं, ये मैक्सिमम है? बस इतना ही बता सकता हूं। मतलब कि और भी हैं? तो बाकी इलीगल है? क्या? बाकी इलीगल तरीके हैं? नहीं, मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी बताता हूं। तो आपको डर है कि ये बताने पर यूएस गवर्नमेंट को पता चल जाएगा? हाँ, है ना? लेकिन मैं आपको एक लीगल रास्ता बताता हूं, जिससे मैं यकीनन बहुत लोगों की मदद कर रहा हूं। तो अमेरिका में टीचर्स की जबरदस्त कमी है। हाई स्कूल टीचर्स हों या एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, जबरदस्त कमी है।
यूएस में टीचर बनने के लिए आपके पास किसी भी फील्ड में एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आईएलटीएस जैसी तो नहीं, लेकिन आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ाना है। जी। और तीसरा, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर स्टेट से, जिसके थ्रू आप टीचर बनेंगे, जो लगभग 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें मैं मदद करूंगा। ओके। 1 महीने में आप जीमैट या जीआरई के सेंटर्स पे एग्जाम दे सकते हैं, उन्हीं सेंटर्स में ये एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके। तो चौथे महीने में आप यूएस में टीचर बन सकते हैं, और फिर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि टीचर्स की कमी है। जी। और 2 महीने में आपको जॉब मिल सकती है। और आपको याद होगा, मैंने नॉन कैप H1B का जिक्र किया था, तो कोई कोटा नहीं है। जी। तो फिर वो यूएस जा सकते हैं, और ये काफी सस्ता रास्ता है। ओके। यूएस भारत से प्रोफेशनल और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले शिक्षक पाकर काफी खुश है। क्या कोई क्राइटेरिया है कि मुझे कम से कम इतने समय तक पढ़ाना होगा? नहीं, क्योंकि वहां जाके आप 9 महीने की एक पेड इंटर्नशिप करेंगे, और उसके बाद आप टीचर बन जाएंगे। आपको प्रॉपर सैलरी भी मिलेगी। हाई स्कूल में? हाँ, लेकिन सैलरीज $40,000 से $55,000 पर एनम होती हैं। सो इट्स गुड। मतलब 1 साल तक करूंगा, हाँ। फिर जॉब स्विच कर सकता हूं? नहीं, आप सिर्फ दूसरी नॉन कैप बेस्ड कंपनीज में स्विच कर सकते हैं, मतलब स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो और कौन सी पॉपुलर कंट्रीज हैं जहां इंडियंस जाना पसंद करते हैं? अगर मैं कनाडा की बात करूं तो हाल के दिनों तक ये एक बहुत पॉपुलर कंट्री थी, लेकिन असल में बहुत से इंडियंस अब खुश नहीं हैं। कनाडा पहुंचना भी अब आसान नहीं रहा, और कनाडा लाखों लोगों को पीआर दे रहा था। पता नहीं कितने वर्क परमिट दिए होंगे। ओके। तो सोचिए, पिछले कुछ सालों में कितने लोग कनाडा गए, और अब जॉब्स इनफ नहीं हैं, और बाकी सब इश्यूज भी मौजूद हैं। तो कनाडा नहीं, फिर और कौन सी कंट्रीज? सच कहूं तो यूके में भी वही हाल है। काफी टाइम पहले ये पॉपुलर था, लेकिन अब ये भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, क्या कोई और देश है? तो एक देश जो अचानक से उभर कर आया है वो है यूएई। तो दुबई अचानक से इंडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है। इंडिया के ज्यादातर शहरों से ये बस 2 या 2.5 घंटे की दूरी पर है, फ्लाइट से? फ्लाइट से। और साथ में टाइम डिफरेंस उतना नहीं है? टाइम डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आप जब चाहें अपने परिवार से मिल सकते हैं। 0 टैक्स भी है? कोई इनकम टैक्स नहीं, जो एक बड़ी बात है, और जॉब्स भी हैं, क्योंकि लोकल्स काम नहीं करते। ये एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है। आप देख ही सकते हैं वहां कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जॉब्स के मामले में क्या हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं? ये एक फुल फ्लेज्ड देश है, और उन्हें टीचर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो चाहिए। और मैं तो कुछ कंपनीज को जानता हूं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काफी ज्यादा पैसे ऑफर कर रही हैं, जितना एक यूएस कंपनी करती है, क्योंकि उन्हें भी तो पता ही है कि हर कोई यूएस जा रहा है। जिसके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं वो यूएस भाग रहा है, तो उस पूल को अट्रैक्ट करने के लिए वो उन्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं। यूएस कंपनियों से भी ज्यादा, और कोई टैक्स भी नहीं। तो चलिए एक क्विक कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मान लीजिए कि वो इंडिया में जॉब कर रहा है और एवरेज 30 लाख पर एनम कमा रहा है, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर जॉब के लिए यूएई जाता है तो वो कितना कमाएगा? लगभग 190 से 200,000 दिरहम्स। इंडियन करेंसी में लगभग 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45-50 लाख। 45-50, वो भी टैक्स फ्री? 0 टैक्स। यहां वो उतना ही कमाते हैं, ये 30% एक्स्ट्रा है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग वो तो जाहिर है काफी ज्यादा है, राइट? हाँ है, लेकिन क्योंकि असली कंपैरिजन तो सेविंग्स होगी। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लोग यूएई में रहकर इंडिया के मुकाबले ज्यादा सेव कर पाते हैं, लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए? वो सेव कर पाते हैं, मैं बताता हूं क्यों। अब जैसे मुंबई में अगर आपको नरीमन पॉइंट में जॉब मिले तो आप अंधेरी में ही रहना प्रेफर करते हैं। जी। सिमिलरली दुबई में भी अगर जॉब मिले तो मान लीजिए बुर्ज खलीफा में मिल जाए, आप डाउनटाउन दुबई में तो नहीं रहेंगे, उससे थोड़ी दूर या अधिकतर लोग शारजाह में, क्योंकि कॉस्ट आधा है। तो पैसे बचाने के तरीके हैं। अच्छा, समझ गया। तो ये था यूएई के बारे में। क्या कोई और भी कंट्रीज हैं? क्योंकि ये तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, दुबई। चलिए ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेते हैं। क्या वो अच्छा है? नहीं, अब तो नहीं। सच में? जी, फिर से वही सेम इश्यू है। देश बहुत बड़ा है, इसलिए अब ज्यादा जॉब्स ऑफर नहीं होती। बहुत से लोग जिन्हें पीआर मिला, बहुत से लोग जो पढ़ने गए और फिर वहीं रहने लगे। वहां के ज्यादातर प्रोग्राम्स अब बंद कर दिए गए हैं। जैसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जहां 1.2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और पीआर मिलता है। उतने में तो आपको यूएस EB-5 मिल जाएगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएंगे? ऐसे तो सारे पॉपुलर ऑप्शंस खत्म। तो सिंगापुर एक ऑप्शन है, अगेन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगापुर एक जमाने में बहुत आसानी से रेजिडेंसी परमिट, परमानेंट रेजिडेंसीज, यहां तक कि सिटीजनशिप भी ऑफर करता था, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो गया है, ये सारा प्रोसेस परमानेंटली रहने के लिए।
इसलिए सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि वो यूएस या दुबई जाना चाहते हैं, लेकिन वो इन देशों में नहीं रहना चाहते। मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि यूएस अभी भी सबसे वायबल ऑप्शन है। हमेशा बड़ी कंट्री है, बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। सोचिए अगर 7 से 8 लाख लोगों ने H1B लॉटरी में अप्लाई किया, इसका मतलब इतनी सारी जॉब्स दी गई है ना। बिना जॉब के H1B इम्पॉसिबल है ना। बिल्कुल। तो यूएस में जॉब्स हैं, असली इश्यू कोटा का है। 65,000 का जो कोटा है वो हर किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम इस पर नजर डालें तो यूएस या ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में मास्टर्स डिग्री के लिए जी ट्यूशन फीस 1 करोड़ तक है। बिल्कुल। अब अगर मैं वहां बस 2-3 साल काम करूं तो मेरे लिए उस लोन को उतने ही टाइम में चुका पाने के क्या चांसेस है? क्योंकि अगर मैं इंडिया वापस आता हूं तो इंडियन सैलरी से उस लोन को चुकाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, इंडियन स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिलेगी उससे आप इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाएंगे, लोन तो भूल ही जाइए। तो क्या ऐसी कई स्टोरीज हैं लोगों की जो अपनी सिचुएशन की वजह से लोन नहीं चुका पाए? हाँ, लेकिन आपको एजुकेशन लोन सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलता है और आपके पेरेंट्स हमेशा गारंटी देते हैं। रीपे नहीं करने पर पेरेंट्स करेंगे, वरना घर चला जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग फंसते हैं। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन तो वो 1 करोड़ का लोन लेते हैं, जी अपनी प्रॉपर्टी कोलैटरल रखते हैं। हाँ। फिर अगर यूएस में जॉब नहीं मिलती तो इंडिया वापस आते हैं। हाँ। फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे बहुत लोग हैं। जी बहुत से हैं, वो वहां सेटल होने की उम्मीद से जाते हैं। यूएस ड्रीम। हाँ। अगर आप 10 साल पीछे जाकर देखें तो इंडियन ड्रीम वही था कि यूएस जाना है, एक हाई पेइंग जॉब से सेटल होना है और अमेरिकन ड्रीम जीना है ना। तो ये था इंडियन ड्रीम। तो आज का इंडियन ड्रीम क्या है? क्योंकि यूएस और यूके में सिचुएशन काफी बिगड़ गई है। ये देखते हुए जब बात आती है परमानेंट रेजिडेंसी वीजास देने की, तो आपके हिसाब से आज का इंडियन ड्रीम क्या है? तो इंडियन ड्रीम आज तक वही बना हुआ है, वो बदला नहीं है। फिर भी जाना चाहते हैं। बस बहुत सारे लोग ड्रीम देख रहे हैं, इंडियन ड्रीम कि हर कोई वहां नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन अभी भी ये एक शानदार ड्रीम है। मान लीजिए मैं इंडिया में हूं और मेरे पास हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है। अब अगर मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं, लेट्स से मैं यूएस चला गया, तो मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस का क्या करूं? क्या मुझे अलग से लेना होगा या मेरा इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस यहां काम करेगा? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और जब कोई यूएस या किसी और देश ट्रैवल करता है तो मैं उन्हें रेकमेंड करता हूं कि वे शुरुआत में ट्रैवल इंश्योरेंस लें। अब ये तो आपको कुछ महीने कवर करता है। ओके। एक बार जब आप उस देश पहुंच जाएं तो आपको एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान चुनना होगा और फिर वो इंश्योरेंस लेना होगा। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज के पास ऑप्शंस होंगे। अगर वर्क परमिट पर जाते हैं तो कंपनीज आपके लिए ग्रुप पॉलिसी देंगी। अब्रॉड में अपना इंश्योरेंस खुद खरीदना होगा। ओके। अब एक स्टूडेंट था जिसकी मैंने अब्रॉड जाने में मदद की थी और उसने चीपेस्ट पॉसिबल पॉलिसी चुनी। और फ्रैंकली जो डिफरेंस था, किस चीज का? हेल्थ इंश्योरेंस। कहां? यूएस में। ओके। और फ्रैंकली लगभग $200 का डिफरेंस था, 2000 का नहीं। लेकिन फिर भी उसने सबसे सस्ता चुना और उसके दांतों में प्रॉब्लम थी तो उसे डेंटल ऐड करना चाहिए था। यूएस हेल्थ इंश्योरेंस डेंटल के साथ नहीं आती, सेपरेट पॉलिसी होती है, एड ऑन। हाँ। और अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, अगर आपके दांतों में कोई सीवियर इशू है, ओके। मैंने उसे डेंटल प्लान लेने को कहा था, लेकिन उसने पैसे बचाने के लिए नहीं लिया और आखिर में उसे वो इलाज कराने में बहुत सारे पैसे लगे। और बात यहां तक पहुंच गई कि उसे रूट कैनाल्स करवाने के लिए इंडिया आना पड़ा, क्योंकि एयर टिकट खरीदना फिर भी सस्ता था। और इंडिया में करवाकर वापस गया। रियली? लेकिन अगर उसने प्रॉपर प्लान लिया होता तो उसे यूएस में रूट कैनाल इतना महंगा है? जी बिल्कुल। या फिर इंश्योरेंस ले लीजिए। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे बात करके मेरा कंक्लूजन तो ये है कि सिचुएशन अब बहुत बहुत मुश्किल हो गई है और मुझे लगता है कि आज के टाइम में इंडियंस को आप जैसे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस की जरूरत है कि उन्हें अपने करियर और पैसों के साथ क्या करना चाहिए। हमें अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शरण, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। स्टे ट्यून्ड।